सब बहुएं। एक घर में 3 बहुएं रहती थी। सबसे बड़ी बहू शारदा एकदम सादी सिंपल थी और सबसे छोटी बहू शिल्पी एकदम मॉडर्न और हाई फाई थी। उन दोनों की आपस में कभी बनती नहीं थी और इस बात का फायदा उठाती थी बीच वाली बहू रचना। वो दोनों बहुओं से बिल्कुल अलग थी। रचना दिमाग से बड़ी तेज थी और उसे अच्छे से पता था कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। एक दिन की बात है जब सबसे छोटी बहू शॉपिंग करके घर आती है। हाय, आज तो मैं बहुत थक गई। बाहर बहुत गर्मी है, ऊपर से इतने सारे बैग्स की क्या बताऊं। अरे पर अभी थोड़े दिन पहले तो तुमने शॉपिंग की थी, फिर दोबारा से ये सब लाने की क्या जरूरत थी? क्या भाभी, आप भी, आप खुद तो कभी सालों में जाकर अपने लिए एक साड़ी लेते हो, पर बाहर जाकर देखो कि ज़माना कहाँ से कहाँ आ गया है। आजकल की बहुएं को ये साड़ी और पल्लू में नहीं रहती। जाओ आप भी जाकर थोड़ी शॉपिंग करो और मुझसे कुछ सीखो। देखो मैं कैसे रहती हूँ। तुम ही रहो ऐसे, मुझे नहीं रहना। शारदा इतना बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। उसके जाते ही रचना फटाफट शिल्पी के पास आकर बैठ जाती है। पता नहीं इनको हमेशा क्या दिक्कत होती है मेरे कपड़ों से। अरे इनका तो ये सब रोज का है। तुम मुझे दिखाओ ना क्या क्या लेकर आई हो। हाँ भाभी, अभी दिखाती हूँ। ये देखो कितनी सुंदर ड्रेस है ना, और ये बैग देखो एकदम लेटेस्ट है। वाह शिल्पी, ये सूट तो बहुत ही सुंदर है। देखो तो मुझ पर कितना सुंदर लग रहा है ना। काश मैं भी तुम्हारी तरह हाई फाई बन पाती और ऐसे बढ़िया बढ़िया कपड़े ला पाती। मुझे ना सच कहूँ तो पसंद ही नहीं करना आता कुछ। अरे तो क्या हुआ, आप ये सूट रख लो। आपको पसंद करना नहीं आता तो आप आगे से मेरे साथ चला करना, ठीक है? हाँ ये सही है। रचना वो सूट उठाकर अपनी अलमारी में जाकर रख देती है। उसके बाद वो सीधा शारदा भाभी के पास जाती है। शारदा अपने कमरे में बैठी सुई धागा लेकर अपनी फटी हुई कुर्ती सिल रही थी। अरे भाभी आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपको सारे घर में ढूंढ आई और ये आप क्या कर रही हो? अरे सूट अटक कर थोड़ा फट गया था तो बस वही सिल रही हूँ। अब मैं शिल्पी की तरह बिना वजह शॉपिंग तो नहीं कर सकती। मैं तो अपने कपड़े जितने हो सके उतना चला लेती हूँ। अरे भाभी यही तो समझदारी होती है। अरे घर में ही तो रहना है, कोई पार्टी में थोड़ी ना जाना है जो इतने महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनकर घर में घूमो। घर में तो इंसान कुछ भी पहन सकता है। खैर ये सब आप छोड़ो और मुझे दो, मैं सिल देती हूँ। अरे मैं कर लूँगी। अरे भाभी आप मुझे दो ना, आप आराम करो, जाओ। हाँ। रचना ज़बरदस्ती शारदा के हाथ से सुई धागा छीनकर उसकी कुर्ती सिलना शुरू कर देती है। वो थोड़ी सी ही कुर्ती सिल पाती है कि तभी रचना के हाथ में सुई चुभ जाती है। आहा, ये क्या हो गया? भाभी देखो तो खून बह रहा है। अरे तुम छोड़ो ये सब और मुझे दो। तुम जाओ और इस पर कुछ लगा लो और फिर बैंडेज बांध लेना। ठीक है भाभी। रचना कमरे में जाकर अपनी उंगली पर बैंडेज लगा लेती है। उसके बाद वो सीधा शाम को रसोई में काम करने जाती है। रचना एक हाथ से ही आटा निकालकर गूंदने की कोशिश करती है, तभी शारदा आकर उसे रोक देती है। अरे तुम ये सब क्यों कर रही हो? चलो हटो, मैं कर देती हूँ। पर शाम की रोटी तो मुझे बनानी होती है ना भाभी। अरे कोई बात नहीं, आज मैं बना दूंगी। तुम्हारे हाथ में मेरा सूट सिलने की वजह से सुई लग गई ना, तो अब मुझे तुम्हारी मदद करने दो। चलो। ठीक है भाभी, अब आप कहती हो तो। आप सच में ना सबकी तकलीफ समझती हो। भगवान आप जैसी जिठानी सबको दे। रचना हाथ धोकर अब अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है, पर उसको वहाँ बहुत गर्मी लगती है। वो एसी की तरफ देखती है, फिर उसे अपना बिल याद आ जाता है। वो वहाँ से उठती है और सीधा शिल्पी के कमरे में पहुँच जाती है। अरे शिल्पी, क्या हो रहा है भाई? अरे भाभी, बस ये बाल बनाने की कोशिश कर रही थी पर नहीं बन रहा है। अरे तो मैं हूं ना, मुझे तो कितने अच्छे बाल बनाने आते हैं। लाओ कंघी मुझे दो, मैं बनाती हूँ तुम्हारे बाल। अरे वाह भाभी, अच्छा हुआ आप आ गई, वरना मेरा सारा वक्त ना इसी में बर्बाद हो जाता है और फिर ना मैं डिनर के लिए लेट हो जाती हूँ। डिनर? हाँ भाभी, आज मेरी बहन की बेटी का जन्मदिन है ना, तो बस मुझे और इनको जन्मदिन में बुलाया है। अरे वाह, ये तो बढ़िया हो गया। रचना आराम आराम से शिल्पी के बाल बनाती रहती है और मज़े से एसी की ठंडी ठंडी हवा लेती रहती है। उसका 1 घंटा आराम से निकल जाता है। इतने में शारदा का खाना भी तैयार हो जाता है। बाल बनाने के बाद शिल्पी सीधा डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाती है। चलो जल्दी से खा लेते हैं वरना खाना ठंडा हो जाएगा।
हाँ भाभी, इस खाने की खुशबू से ना मुझसे एक पल भी रुका नहीं जा रहा। आपके खाने का सच में जवाब नहीं है। सारे रेस्टोरेंट को आप फेल कर दो भाभी। अरे बस बस, एक तुम ही हो जो मेरे खाने की हमेशा तारीफ करती हो, इसीलिए तुम्हारे लिए खाना बनाने में ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। रचना बस ऐसे ही दोनों तरफ के मज़े लेती रहती और दोनों को इस बात का कभी एहसास भी नहीं होता था। शारदा और शिल्पी में अक्सर अनबन रहती थी और बीच वाली बहू रचना खूब फायदा उठाती थी। मतलब के लिए वो किसी की भी साइड हो जाती और मतलब के लिए वो किसी की भी बुराई कर लेती। एक दिन रचना छत पर घूम रही थी। आज तो बड़ा ही सुहावना दिन है। छत पर कितनी बढ़िया हवा चल रही है। पर ये पापड़ यहाँ किससे सुखा दिए? अगर ज़रा सी भी हवा आई तो सब उड़ जाएंगे। खैर मुझे क्या, मैं तो मौसम के मज़े लूँगी। रचना मज़े से छत पर घूम रही थी, तभी सच में ज़ोर से हवा चल पड़ती है और सारे पापड़ हवा में उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो सच में उड़ गए। मैं यहाँ से चलती हूँ वरना मुझे कोई देख लेगा। रचना जल्दी से नीचे भागती है, पर तभी सीढ़ियों पर उसे शिल्पी टकरा जाती है। अरे भाभी, ऊपर तो इतना अच्छा मौसम हो रहा है, आप नीचे क्यों भागी चली जा रही हो? चलो ना ऊपर चलते हैं। अरे नहीं नहीं, ऊपर ना बहुत धूल उड़ रही है। तुम भी नीचे चलो वरना बेकार में तुम्हारी सारी स्किन पर डस्ट आ जाएगी। अच्छा ऐसी बात है, तो मुझे भी ऊपर नहीं जाना। रचना और शिल्पी दोनों नीचे चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद शारदा को पता चलता है कि ऊपर बहुत तेज़ हवा चल रही है, इसलिए वो भागी भागी ऊपर जाती है, पर तब तक तो उसके सारे पापड़ उड़ चुके थे। हे भगवान, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। मेरे सारे पापड़ उड़ गए। कितनी मेहनत से पूरा दिन लगाकर मैंने बनाए थे। शारदा बेचारी उदास होकर नीचे रसोई में आकर अपना काम कर रही थी, तभी वहाँ शिल्पी आ जाती है। खाने में क्या बन रहा है भाभी? शिल्पी 2-3 बार शारदा से पूछती है, पर वो जवाब ही नहीं देती। इस बार वो शारदा को थोड़ा सा हिलाकर पूछती है। अरे भाभी, क्या हुआ आपको? कौन से ख्याल में हो? अरे तुम, हाँ बोलो क्या बात है? अरे आप मुझे बताओ क्या बात है। मैं कब से पूछ रही हूँ पर आपका ध्यान ही नहीं है। कहाँ खो गई हैं आप? अरे कुछ नहीं, वो मैंने कल पूरा दिन लगाकर पापड़ बनाए थे और छत पर सुखा रखे थे। आज जब हवा आई तो सब पापड़ उड़ गए। मेरे सारे पैसे और मेहनत बर्बाद हो गई। ओहो, ये तो बुरा हुआ। अगर मैं ऊपर जाती तो मैं आपको बता देती। वैसे मैं ना ऊपर जा ही रही थी, तभी मुझे सीढ़ियों पर रचना भाभी मिल गई और उन्होंने बोला कि ऊपर बहुत धूल उड़ रही है, तो मैं वापस से नीचे आ गई। मतलब वो आज छत पर थी? हाँ, वो तो छत से ही नीचे आ रही थी। अच्छा। थोड़ी देर बाद शारदा रचना के पास जाती है और उससे कहती है, आज तो बाहर कितना अच्छा मौसम था, तुमको छत पर जाकर देखना चाहिए था रचना। अरे कहाँ भाभी, मैं तो काम में इतना बिजी थी, मुझे पता ही नहीं चला। ओह, तो तुम आज छत पर गई नहीं? नहीं नहीं, मैं तो आज गई नहीं हूँ। आखिर ये झूठ क्यों बोल रही है? अगर ये छत पर गई थी तो मतलब इसने जानकर मेरे पापड़ नहीं उठाए। कोई नहीं, आज नहीं तो आगे तो पता चल ही जाएगा। शारदा वहाँ से चली जाती है और जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर सब्जी काटने लगती है। थोड़ी देर बाद वहाँ रचना आती है। अरे भाभी, ये क्या सब्जी बना रही हो? एक काम करो ना, आज आलू मटर और कचौड़ी बना दो। आप ना बहुत स्वाद बनाते हो। ठीक है, मैं इसे फ्रिज में वापस रख देती हूँ और वो बना देती हूँ। शारदा अब आलू मटर और कचौरी की तैयारी करने लगती है, तभी वहाँ शिल्पी आती है। अरे मुझे तो रचना भाभी बोल रही थी कि आज भरवा बैंगन बन रहे हैं, तो फिर ये सब? अरे रचना नहीं बोला है कि आलू मटर और कचौड़ी खानी है? खैर तुमको अगर रचना दिखे तो उसे मेरे पास भेज देना। वो तो मेरे कमरे में ही बैठी है, मैं अभी भेजती हूँ। है? वो तुम्हारे कमरे में क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस वो मेरे कुछ कपड़े पड़े थे जो अब मैं बिल्कुल नहीं पहनती, तो वही चेक करके देख रही हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। शिल्पी वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद अब शारदा के मन में रचना की कुछ बातें खटकने लगती है। कल भी इसने झूठ बोला और आज फिर से शिल्पी के पुराने कपड़े लेने चली गई। वैसे तो बोलती है मुझे शिल्पी का पहनावा बिल्कुल पसंद नहीं, और फिर उससे कपड़े भी मांगती है। तभी रचना आती है। अरे भाभी, आप मुझे बुला रही थी क्या? वो शिल्पी बता रही थी। हाँ, पर वो बोली कि तुम उसके कपड़े चेक कर रही हो तो। अरे भाभी, वो तो ज़बरदस्ती शिल्पी ने निकाल दिए, वरना मुझे क्या पड़ी है, मैं तो सिंपल कपड़े पहनना पसंद करती हूँ। धीरे धीरे शारदा को तो रचना की चालाकियां समझ में आने लगती है, पर शिल्पी इस बात से अनजान थी। एक दिन रचना को शादी में जाना था, पर उसके पास कुछ ढंग का कपड़ा नहीं था। अब मैं क्या पहनूं?
कोई अच्छा सेट भी नहीं है। लगता है जेठानी और देवरानी के पास जाना पड़ेगा। रचना पहले अपनी जिठानी शारदा के पास जाती है और कमरे में जाकर बैठ जाती है। आज भाभी आप ना मेरा खाना मत बनाना, मुझे अपने मामा जी के फंक्शन में जाना है। अच्छा, ये तो बढ़िया है। हाँ, वो ना बहुत बड़ा फंक्शन कर रहे हैं। अब सोच रही हूँ क्या पहनूँ। वो अपनी गुलाबी साड़ी पहन लूँ क्या? अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत सादी है। पर क्या करूँ, वही मेरी सबसे भारी साड़ी है। वो नहीं पहनूँ तो कौन सी पहनूँ फिर? मेरे पास तो इसके अलावा कोई ढंग की साड़ी भी नहीं है। अब क्या आपके पास होगी कोई अच्छी साड़ी? हाँ, मेरे पास 2-3 भारी भारी साड़ी रखी है। मुझे तो हमेशा सिंपल साड़ी पहननी होती है। मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। अरे वाह भाभी, आपने तो मेरा काम ही आसान कर दिया। चलो अब मैं जल्दी से जाती हूँ और तैयार होती हूँ। अब रचना साड़ी लेने के बाद जाती है शिल्पी के पास। अरे भाभी, ये साड़ी लेकर कहाँ घूम रही हो? आज ना मुझे अपने मामा जी के घर फंक्शन में जाना है। मैंने जो साड़ी निकाली थी वो शारदा भाभी ने पहनने से मना कर दी और मुझे अपनी ये इतनी सुंदर साड़ी दे दी। अच्छा, उन्होंने आपको ये नई साड़ी दे दी? कमाल है। वैसे ये ना कोई खास साड़ी है नहीं, पर इस साड़ी के मैचिंग का एक सेट है मेरे पास। मैं अभी निकाल कर दिखाती हूँ। अच्छा, दिखाओ तो। शिल्पी फटाफट अपनी अलमारी खोल कर देखती है और उसमें से अपना लाखों का सेट निकालती है। सेट देखकर रचना की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे वो इतना सुंदर हार, अगर इसे मैं पहन कर चलेगी तो सब मुझे ही देखते रह जाएंगे। ये लो भाभी, आप इसे पहनो। पूरे 5 लाख का हार है। वैसे मैं किसी को नहीं देती, पर आप पहन सकती हो। साड़ी वाड़ी का क्या है, वो तो कोई भी दे देता है। हाँ शिल्पी, बिल्कुल सही कहा तुमने। पर अब इस सेट के साथ ये भाभी की साड़ी तो एकदम फीकी दिख रही है। ये सेट तो तुम्हारी साड़ी के लायक है। सच में भाभी, मेरी साड़ियाँ इतनी सुंदर होती है क्या? और नहीं तो क्या शिल्पी, तुम किसी भी फंक्शन में जाती हो ना तो सब तुम्हें ही दिखते रहते हैं। अरे भाभी, आप भी ना। वैसे अगर आपको मेरी साड़ी में से कोई लेनी है तो ले सकती हो। देखो, सब सामने अलमारी में टंगी है। अरे नहीं नहीं, तुमने इतना महंगा सेट दे दिया, वो कम है क्या? अरे भाभी, इतना मत सोचो। आप भी तो मेरा मेकअप करते हो, मेरी हेल्प करते हो। अब ले लो ना, आपको जो भी पसंद है। अच्छा, अब जब तुम इतना बोल रही हो तो देख लेती हूँ। रचना शिल्पी की अलमारी में उसकी साड़ियाँ देखने लगती है। शिल्पी के पास तो एक से बढ़कर एक साड़ी होती है, जिसके सामने शारदा की दी साड़ी एकदम फीकी लग रही थी। रचना अलमारी में से एक बड़ी ही सुंदर साड़ी निकालती है। हाँ भाभी, ये बहुत सुंदर है। आप इसी को पहन कर जाना। और अब आप ना जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना लेट हो जाओगी। चलती हूँ मैं। शारदा की दी साड़ी वहीं पड़ी रह जाती है और रचना तैयार होकर फंक्शन में निकल जाती है। थोड़ी देर बाद जब शिल्पी अपने कमरे को समेट रही थी, उसका ध्यान शारदा की साड़ी पर पड़ता है। और ये साड़ी तो यहीं रह गई। एक काम करती हूँ, उनको वापस दे आती हूँ। बेकार में मुझसे गंदी बंदी हो गई तो और दिक्कत। शिल्पा अपनी जेठानी शारदा की साड़ी उनको जाकर दे देती है, पर शारदा साड़ी देखकर बड़ी हैरान हो जाती है। ये साड़ी तो अभी रचना मांग कर लेकर गई थी, तो तुम्हारे पास कैसे? मांग कर? वो तो बोल रही थी आपने ज़बरदस्ती दी है। अरे मैं क्यों ज़बरदस्ती दूंगी अपनी नई साड़ी? उसने मुझे आकर बोला उसके पास कोई ढंग की साड़ी नहीं है और खुद मुझसे मेरी साड़ी मांग ली। ऐसा है तो वो मेरी साड़ी और हार क्यों पहन कर गई है? पहले मुझसे साड़ी ली, फिर वही साड़ी तुम्हारे पास जाकर दिखाई ताकि उसे देखकर तुम भी उसे कुछ देने लगो। ये रचना हम दोनों को कहीं पागल तो नहीं बना रही? तुम्हारी तो वो इतनी बुराई करती है कि मुझे समझ में नहीं आता कि वो थोड़ी देर बाद कैसे तुमसे हंसकर बोल लेती है। अरे तो आपकी कौन सा वो तारीफ करती है? कल ही बोल रही थी मुझे, शारदा भाभी ने सब्जी में इतना ज़्यादा लहसुन डाल दिया कि खा ही नहीं जा रही थी। फिर भी मुझे बोलना पड़ा, भाभी खुशबू इतनी अच्छी है कि मुझसे रहा नहीं जा रहा। अरे हाँ, उसने ऐसा ही बोला था बिल्कुल। मुझे कैसे पता ये बात? मैं तो वहाँ थी भी नहीं। अरे पर वो तो मुझे ये भी बोल रही थी कि तुम रोज़ रोज़ उससे अपने बाल बनवाती हो और उसका सारा काम रह जाता है। हे भगवान, वो तो खुद आई थी मेरे पास और मेरे बाल बनाने लगी थी। तो तुम भी अब ये सोचो ना कि मुझे ये बात कैसे पता, जबकि मैं तो तुम्हारे कमरे में आई नहीं थी। ये रचना भाभी कभी इधर कभी उधर का खेल खेल रही हैं। दोनों की तरफ रहकर अपना फायदा कर रही हैं और हम आपस में एक दूसरे के बिन बात के बुरे बने हुए हैं। मुझे तो उसी दिन से शक हो गया था जब उसने मुझे कहा कि मैं छत पर गई नहीं और तुमने उसे खुद ऊपर से आते देखा था। हाँ, मैंने सच में देखा था
और उन्होंने मुझे छत पर जाने ही नहीं दिया। क्योंकि पूरी छत पर मेरे बनाए पापड़ जो उड़ रहे थे, उसकी चोरी पकड़ी जाती ना, कि आखिर उसकी आंखों के सामने भी नुकसान कैसे होने दिया उसने। भाभी आप ना सही कहती हो, वैसे तो पूरा दिन मेरे कमरे में रहती है, पर कल पूरा दिन नहीं आई। अरे कल तो मेरे कमरे में थी ना, मेरे बेड के कपड़े रखवा रही थी, फिर बोली कि इतनी गर्मी से उसे चक्कर आ रहे हैं, तो मैंने एसी चला दिया, फिर जाकर उसे आराम पड़ा। अच्छा, तो अब मैं समझी कल वो मेरे कमरे में क्यों नहीं आई। कल मुझे थोड़ा जुकाम था तो मैंने एसी बंद रखा था, मतलब वो मेरे कमरे में एसी की वजह से आती हैं, और पूरा दिन कभी आपके पास तो कभी मेरे पास, पर अपने कमरे की लाइट की पूरी बचत। अरे वो तो कपड़ों की भी बचत कर रही है, और मेरे खाने की झूठी तारीफ कर करके मुझसे रसोई का शाम का सारा काम करवा लेती है। अब हमें इन्हें सबक सिखाना चाहिए। बहुत फ़ायदा उठा लिया इन्होंने हमारा। अब हमारी बारी है, इनसे काम भी करवाएंगे और सबक भी सिखाएंगे। हाँ, आज आने दो इसे, दोनों मिलकर बताएंगे फिर इसे। रचना देर रात घर वापस आती है। अगले दिन वो हमेशा की तरह एसी में बैठने के लिए शिल्पी के कमरे में जा रही थी। तभी शिल्पी ही सामने से आ जाती है और उसके कमरे में आकर बैठ जाती है। अरे मैं तो आ ही रही थी, तुम क्यों आ गई? अरे भाभी, आप तो हमेशा ही परेशान होती हो। मैंने सोचा मुझे ये सूट के दुपट्टे में लेस लगवानी है, तो क्यों ना यही ले आओ। अच्छा ठीक है, लाओ मैं लगा देती हूँ। भाभी आप गर्मी में कैसे बैठी हुई हो, आपको तो गर्मी से दाने हो जाते ना। लाओ मैं एसी चला देती हूँ। अब रचना मन ही मन शिल्पी को कोसने लगती है और बार बार अपने एसी की तरफ देखती रहती है। जल्दी से काम निपटाने के बाद वो बाहर जाकर टीवी देखने बैठती है। तभी वहाँ उसकी जेठानी शारदा आ जाती है। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी रसोई में जाओ और रात के खाने की तैयारी करो, माँ जी आते ही खाना मांगती है। खाना? आप खाना नहीं बना रहे भाभी? अरे मुझे ज़रा मार्केट जाना है कुछ काम से। वैसे भी अब तुम्हारी उंगली तो एकदम ठीक है, हैं? तुम जल्दी जाओ और खाने की तैयारी कर लो, और हाँ, अपना फेवरेट रायता बनाना मत भूलना। हाँ, शारदा इतना बोलकर वहाँ से निकल जाती है और रचना की तो आफत आ जाती है। अगले दिन से शारदा अब बस अपने हिस्से का काम करती और शिल्पी भी रोज पहले से पहले रचना के कमरे में आकर बैठ जाती, जिस वजह से उस महीने रचना के कमरे का बिल एकदम पार हो जाता है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? आखिर इन दोनों को अचानक क्या हो गया? पहले तो इतनी आसानी से बेवकूफ़ बन जाती थी, पर अब तो इतनी चालाक हो गई है कि पूछो मत। अरे रचना भाभी, वो उस दिन आप साड़ी लाई थी ना, ज़रा मुझे देना। मुझे ना मंदिर जाना है, तो आज वही पहन कर जाऊंगी। अरे पर वो तो मेरी नई साड़ी है। अरे तो इसने भी तो तुमको अपनी नई साड़ी और लाखों का हार दिया था, आज तुम दे दो। इनको क्या हो गया है? ये अपने दुश्मन की तरफदारी क्यों कर रही हैं? जल्दी दो ना, मुझे मंदिर जाना है। वो मुझे ना कल ही एक पंडित जी ने कहा था कि हमें अपने कपड़े ना किसी को देने नहीं चाहिए और ना किसी के पहनने चाहिए। मैं नहीं चाहती कि बेकार में तुम मेरी साड़ी पहनो और फिर कुछ हो जाए तो। ऐसी बात है तो भाई आज के बाद हम में से कोई किसी से कुछ लेगा नहीं, कुछ देगा नहीं। हाँ भाभी, आप भी अभी के अभी मेरे सारे कपड़े दे दो। बेकार में मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कुछ हो। हाँ रचना, जल्दी करो, दे दो उसे। रचना की चाल खुद पर ही भारी पड़ जाती है। उसको अलमारी से शिल्पी के सारे कपड़े वापस करने पड़ते हैं। ये मेरे साथ सब उल्टा क्यों हो रहा है? सारे के सारे कपड़े देने पड़ रहे हैं। शिल्पी अपने सब कपड़े उठाकर वहाँ से चल देती है। शारदा भी रचना को खाने का बोल कर अपने कमरे में चली जाती है। उनके जाने के बाद रचना अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। अब कोई चालाकी नहीं करूँगी, बहुत बना लिया दोनों को बेवकूफ़। अब लगता है मेरी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। शारदा और शिल्पी अब एक हो जाती हैं और दोनों मिलकर रचना को रोज़ ऐसा सबक सिखाती कि वो आगे से दोनों में से किसी को भी किसी के खिलाफ भड़काना भूल जाती है और ना किसी का कोई फ़ायदा उठा पाती।